Hello everyone, how are you all? So let's discuss today 5 quick questions, okay? But before moving forward, let's have an active recall of the last slide, okay? In with the last slide, we talk about the रिजर्व मनी जो बैंक में जो पब्लिक अपने पास रखती है, बैंक में जमा करवा के रखती है, वो वाली मनी की बेसिकली इसमें बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने करेंसी डिपॉजिट रेशियो की बात करी थी। करेंसी डिपॉजिट रेशियो कौन सा होता है? करेंसी जो पब्लिक के हैंड में है। इसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट्स है, जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स है, ये क्या होगा? फेस्टिव सीजन में क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा करेंसी डिपॉजिट रेशियो, क्योंकि जो करेंसी इन हैंड पब्लिक है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज जाएंगी। ये तो इससे हमें क्या भी पता चलता है, लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस होती है पीपल की, वो भी पता चलती है। इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने फिजिकल डेफिशिएट तो नहीं देखा था, बस इस पर उसको थोड़ा सा जिक्र हुआ था कि जो इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए तो क्या होता है, ये जो क्या होता है, डेफिशिएट हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा हमने देखी थी, जैसे रिजर्व मनी की बात करते हैं ना, रिजर्व मनी उसको एक M0 को भी रिजर्व मनी बोलते थे। इसके अलावा नैरो मनी होती है M1 M2, ब्रॉड मनी होती है M3 M4, सबसे मोस्ट लिक्विड हाईली लिक्विड कौन होती है? M1 होती है। ये तो नॉर्मल, ये तो थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू है। इसके अलावा हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये तो हो गया। तो वो हमें आई थिंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये जो ड्राइंग राइट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ड्राइंग राइट्स होते हैं। उसमें 5 करेंसी है, डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, जापानीज येन है, चाइनीज रैन भी। ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के लिए SDR है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट है। इसके बारे में एक क्वेश्चन था, वेरी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन थे नहीं उसमें। और डिफलेक्टर भी देखा था, वन ऑफ द मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन, पहली बात। दूसरी बात, ये जितना भी आउटपुट में चेंज हुआ है विदाउट चेंजिंग द जो एडिशनल जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऐड हुए बिना जो आउटपुट चेंज हुआ है, जस्ट बिकॉज द चेंज इन द प्राइस, वो जीडीपी डिफलेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जीडीपी जो ग्रोथ एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। वेयर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें हम पर्टिकुलर जो वो कमोडिटीज है उनकी एक बास्केट तैयार करते हैं, वैसे जबकि जीडीपी डिफलेटर में ऐसा नहीं है। Question. Consider the following statement: when the value of the currency is made cheaper by the central bank, it is called devaluation of the currency. And when the market force bring down the value of the currency due to falling a demand, it is called depreciation of the current currency. हाँ, ये तो true है. In the balance of payment, the movement of money without exchange for goods and services and charity are part of capital account. हाँ, which of the above statement is correct? देखो ये तो ठीक है कि अगर सेंट्रल बैंक खुद उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दे तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। और अगर मार्केट की फोर्सेस की वजह से किसी करेंसी की वैल्यू गिर जाए तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्रिशिएशन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना, क्या होते हैं? एक्सपोर्ट, वो डिवैल्यूएशन कर लेती है। इंपोर्ट वाली कंट्री डिवैल्यूएशन नहीं करेगी जिसके इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है। सपोज के हमने हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, और अगर हम डिवैल्यू कर लें तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो तो उनका जो प्राइस होगा वो डॉलर में होगा, और उस प्राइस में हमें अपनी मनी कितनी एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। लेकिन सपोज करिए हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, तो क्या होगा? तो हमारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाएंगी। और क्या करेंगे, मतलब इसमें ना कुछ लोग क्या करते हैं अपनी बिक्री को इंक्रीज करने के लिए वो ऐसा कर लेते हैं कि चीजों की वैल्यू कम हो जाएगी, और मोस्टली सारे जो अप्रोच सब है ना उसी को अप्रोच करेंगे, उन्हीं सारी चीजों को अप्रोच करेंगे जो सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर विद द सेम क्वालिटी, राइट? तो इसमें फायदा होता है एक्सपोर्ट वाली कंट्री को डिवैल्यूएशन में, इंपोर्ट वाली कंट्री को फायदा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, डिप्रिशिएशन हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, हमारे पास दो अकाउंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है, ओके, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट होता है। और एक दूसरा कौन सा अकाउंट बोलते हैं? इसको करंट अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल, जो रेवेन्यू वहां से हुआ है या एक्सपेंडिचर वहां से जो हुआ है। इसमें बेसिकली जो कैपिटल में तो
जितना कैपिटल क्रिएशन होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मूवमेंट ऑफ मनी, जो मूवमेंट ऑफ मनी है विदाउट एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन चैरिटी आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो मैं इसमें कोई श्योर नहीं हूँ, इसमें तो मैं श्योर हूँ। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इन द इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, मुझे लगता है सारे जो क्वेश्चन है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ही आया। अच्छी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें कंसिडर होंगी? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड इन सर्विसेज, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स जो मिलते हैं। देखो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, पहले तो जो गुड्स हैं उसकी बात करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे एंड ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करेंगे। ये हो गया ट्रांसफर पेमेंट। सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई या फिर और तरह की सर्विसेज हो गई। ट्रांसफर पेमेंट में जैसे कोई शायद ग्रांट्स वगैरह आते हैं इसमें, और इसमें गुड्स आपको बता ही चल रहा है भाई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर लिए तो करंट अकाउंट में आ गया। जब कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे तो आई थिंक हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स की। अब इन्वेस्टमेंट जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक में जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हो गई, एक फॉरेन डायरेक्ट हो गई। इसके अलावा और सारी चीज़ें जो भी दो तरह और चीज़ें जैसे कि आई थिंक बोरोइंग वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली ढंग से। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम मान के चलेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हम मान के चलेंगे, ट्रेड इन सर्विसेज तो नहीं मानेंगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स तो हम मान के चलेंगे ओनली थ्री। लेट्स सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्स। देखो मैंने ना कभी मैं एक्चुअली कभी कोई पढ़ वढ़ के नहीं बैठती, मैं पढ़ वढ़ के बात नहीं बैठ तो क्या है, मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ती ये सारी चीजें, साथ साथ ही पढ़ रही होती हूँ। इससे ना एक्चुअली एक चीज थोड़ी सी, अगर आप बिना पढ़े टेस्ट दे रहे हो तो उससे एक बेनिफिट आपको ये होता है कि क्या ऐसी चीजें आप भूल रहे हो, सारी चीजें भूल रहे हो, एक आधी चीजें भूल रहे हो। और जब आप याद करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप जब याद करने की कोशिश करते हो ना, माइंड में प्रेशर पुट करते हो, तो इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब हम लाइक अब मैं एक चीज पढूं फिर आपके सामने डिस्कस कर लूं तो कभी कभी ना उससे भी बेनिफिट तो होगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर रही हूँ इसको, पढ़ के भी तो रिकॉलिंग ही कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं एक चीज पढ़ रही हूँ फिर दोबारा उसको पढ़ रही हूँ तो मेरे अंदर फुल सेंस ऑफ नोइंग क्रिएट होगा कि मुझे पता है। क्योंकि जब हम री रीडिंग करते हैं ना उसी चीज की जो हमने पढ़ी हुई, तो हमें फेमिलियरिटी महसूस होती है। वो फेमिलियरिटी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें चीजें पता है, जबकि हमें पता नहीं होता। जब हम टेस्ट वगैरह देंगे तो हमें रियलाइज होगा कि we are not able to recollect or retrieve the information which we have read already, right? So we will not going to perform better in the examination. What is the following statement regarding the impact of external aids on Indian economy? स्टेटमेंट ये क्या है? इम्पैक्ट पास पूछ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एड ऑन इंडियन इकोनॉमी। इट ब्रिंग फॉरेन करेंसी, पहली बार, दैट इज यूजफुल टू ब्रिज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एफिशिएंट, मे बी it creates crowding out effect in the domestic market, which is not favorable for the domestic borrower. So I am not sure about this ना, तो मैं हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ तक मेरे हिसाब से ये डेफिसिट का तो ब्रीज कर सकता है, ये वो बोरोइंग तो करती है गवर्नमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर सकती है, इंटरनल बोरोइंग भी कर सकती है, बट बोरोइंग तो करती है ये डेफिसिट को वो करने के लिए। इसके अलावा जो क्राउडिंग इफेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये क्या होता है, क्या ये इसकी वजह से होता भी है या नहीं होता है? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। करेक्ट की बात करेंगे तो बेसिकली ओनली वन इसका आंसर होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसमें एक्चुअली ये मुझे करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेकंड वन। Which of the following are non-tariff measure? Photosanitary restriction, phytosanitary, technical barrier for trade, import licensing procedure. How many of the above statements are correct? Non-tariff measure, phytosanitary restriction, technical barrier to trade, import licensing procedure. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मुझे जेन्युइन टैरिफ तो हमें पता ही है क्या होता है। नॉन टैरिफ मे बी लेस or maybe this. Let's see.
Okay, the Patent Amendment Act 2005 introduced a provision relating to exclusive marketing rights. The TRIPS agreement sets out the minimum standard of intellectual property protection to be provided by each member, preventing known substance from being patented as an invention unless it enhances the efficacy of the substance repetitively is known as preventing evergreening of patent. Efficacy of substance repetitively is known as the preventing evergreening of patent. ट्राइब्स इसमें बताना है एक्चुअली मुझे इन दोनों के बारे में कुछ श्योर नहीं है ये वाला जो पेटेंट में क्या ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट का जो 2005 अमेंडमेंट में और जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल property protection to be provided by each member. इसलिए मुझे genuinely इसका कोई what we are discussing was suppose when RBI, a central bank, decrease the value of the money or set the exchange rate. So if he decrease it, we call it devaluation. But if that exchange rate is based on market force or left to the market force, in that case, if value of the money decrease, then we call it depreciation. ओके तो जब अगर सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है वो एक्सचेंज रेट में मनी की वैल्यू डिक्रीज कर देता है तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन बट इस मार्केट फोर्स से चीज़ें कंट्रोल हो रही है मार्केट फोर्स से एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो रहा है देन उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन इन जब कोई भी मनी आती है विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर उसको या तो होगी रेमिटेंस या होगी ग्रांट एंड ऑल दिस both these component are component of not the capital account, they are component of current account. So this statement was wrong, this statement was correct. The answer was 2 only. So here we are talking about balance of payment. Balance of payment ये इसको लेजर यानी कि लेन देन का जो खाता वगैरह उसको लेजर बोलते हैं इज हाउ मच रूपी वाज डिमांडेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी वाज डिमांडेड बाय द इंडिया सो बेसिकली हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो चीज़ों को देखते हैं करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो ट्रेड इन गुड्स जिसको ट्रेड अकाउंट बोलेंगे ट्रेड इन सर्विसेज जिसको इनविजिबल बोलते हैं इसके अलावा जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती है जैसे अगर रेमिटेंस की फॉर्म में हो गया ग्रांट्स की फॉर्म में हो गया दैट कम्स अंडर द करंट अकाउंट सर्विसेज लाइक फोन अमेरिकन या यूरोपियन बैंक प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द in some Indians or maybe जो Indian सॉफ्टवेयर कंपनी है सेलिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कम्स इन द सर्विसेज इसके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ये जो शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है शिपिंग इंश्योरेंस वगैरह यूरोपियन नेशन जो प्रोवाइड करते हैं अभी ड्यूरिंग द यूक्रेन एंड रशिया दे said if someone is buying or from the Russia they will not provide the European company will not provide the insurance services to the shippings इसके अलावा जो trades in goods जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है कैपिटल अकाउंट में जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर हम बात करते हैं जैसे कि मान लो किसी अमेरिका में किसी हमारी कंपनी ने लैंड ऑक्यूपाई कर लिया या फिर अमेरिकन ने इंडिया की स्टेक्स खरीद लिए या फिर कहीं शेयर खरीद लिए या इसके अलावा कोई और वो परचेज राइट परचेज करते हैं उन ये क्या बोलते हैं उसमें अपने स्टॉक वो कर लिया उसमें तो ये क्या ये कैपिटल है जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होती है कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है भाई डायरेक्टली कंपनी के शेयर वो परचेज कर लिए इसके अलावा जो होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है काफ़ी तरह की इन्वेस्टमेंट होगी एक तो शेयर परचेजिंग होती है एक होती है कि भाई जो जैसे पार्टनरशिप की फॉर्म में कर लेते हैं कि ये पार्टनरशिप कर ली उन्होंने दोनों ने इसके इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सारी इन्वेस्टमेंट एक तरह की तो ये किस में आएंगी कपड़े इसके अलावा जो भी बोरोइंग वगैरह होती है क्या बोलते हैं उसको लोन्स वगैरह होते हैं एक्सचेंज ऑफ लोन्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री वो किस में आएगा कैपिटल अकाउंट में आता है सो लेट्स मूव
ये तो वही है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या करता है कि भाई मान लो मैंने शेयर खरीदा, मुझे रिसिप्ट इशू कर दी, मैंने शेयर बेच दिया, मेरी रिसिप्ट इशू कर दी। तो बेसिकली ये शेयर एंड जो खरीदना बेचना है वो आप ब्रोकरेज होते हैं इंडिविजुअल और इसके एक्सचेंज के बीच, जैसे बैंक वगैरह हो गए। इसको क्या बोलते हैं, इनको पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं इनको। इसमें ये हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं जिसके थ्रू पहले क्या होता था, ये पेपर फॉर्म में स्लिप इशू करता था, अब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करता है। और ये जो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को रखती हैं, इशू करती हैं, बाकी जो चेंजेस वगैरह करती हैं, ये जितनी भी स्लिप्स ये इशू होती है उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिटरी। इंडिया में कितनी डिपोजिटरी, टू नेशनल डिपोजिटरी लिमिटेड है और सेंट्रल डिपोजिटरी लिमिटेड है। 80% नेशनल डिपोजिटरी लिमिटेड कंज्यूम करती है, सेंट्रल डिपोजिटरी लिमिटेड है उसको 20% का स्टेक उसके पास है। इसकी जो सेटलमेंट साइकिल होती है, जो ट्रांजेक्शन डे है वो +1 होती है। इसकी जो ट्रांजेक्शन साइकिल होती है वो क्या होता है, T+2 होती है। इसके अलावा हमने जीडीपी देखी हुई है, जीडीपी के ये तो छोड़ो। इसके अलावा जब हम अगर हम बाहर से हमारी कोई बाहर की कंट्रीज में शेयर परचेजिंग वगैरह होती है, तो वो शेयर अलॉटमेंट हो गई। लेकिन ये हमें डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट नहीं करती, बल्कि अलॉटमेंट की जगह जो हमारी डिपॉजिटरी है वो हमको एक स्लिप इशू करती है कि ये आपके शेयर अलॉटमेंट हो गई। अगर ये शेयर और जो भी चेंजेस होते हैं इन शेयर्स में जो हमने एक्सटर्नली परचेज किए हुए हैं अदर कंट्रीज में अदर देन इंडिया, तो उस हिसाब से स्लिप में भी चेंजेस होता रहता है यहाँ पे डिपॉजिटरी में। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी हो सकती है या फिर यूएस डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी होती है, नाम पे होती है। तो ये हमने थोड़ा सा ओवर भी ले लिया स्टॉक मार्केट में जो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, दो तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें से हमने एक तरह की जो इंस्टीट्यूशन उसके बारे में डिस्कस किया था, मैं खुद भूल गई हूँ कि उसमें हमने जैसे एक होते हैं कि आप एक या तो आप बाहर जो कंपनीज वगैरह से लेते हैं उनसे ले लें, या फिर आप जैसे जो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है ये भी क्या करती हैं, मैं जनरली याद नहीं कर पा रही हूँ, जब याद करेंगे तो उसको देखेंगे। जीडीपी के बारे में हमने देखा हुआ है, जीडीपी में जैसे इन्फ्लेशन के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वोल्टिस प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल और स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसके लिए डेटा वो करता है, वो कहता है। हमने टेली मनास भी देखा हुआ है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंदर एडिनो वायरस देखा हुआ है, रेट्रो वायरस देखा हुआ है। एडिनो वायरस जैसे खांसी जुकाम, ये सारे वायरस इसी की वजह से होते हैं, डबल वो होता है इसमें। और जो रेट्रो वायरस होता है वो सिंगल, जो क्या बोलते हैं उसको, सिंगल उसका बने होते हैं। इसमें जो उनका न्यूक्लियस होता है उसमें क्या डीएनए नहीं बल्कि आरएनए वगैरह होता है। तो एचआईवी वायरस भी वो क्या है, रेट्रो वायरस ही है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से चीजें हैं। इसके अलावा जैसे फंगी, वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये तो इनके जैसे इनकी सारी क्या किया जा सकता है, इनके तो हम देख सकते हैं। लेकिन वायरस के लिए, क्योंकि वायरस के लिए ना जैसे कहते हैं ना कि लैब में आप आर्टिफिशियली उनके इन्वायरमेंट क्रिएट करके देख ले, वो सारी चीजें चेंजेस करके देख ले, तो वो बैक्टीरिया फंगी के केस में तो पॉसिबल है भाई, क्योंकि हम एक ऐसा विटामिन तरह का विटामिन वगैरह वो सब ऐड करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है, और जो भी उनमें चेंजेस हो रहे हैं वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वायरस के लिए क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूरत होती है, होस्ट, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। इसलिए थोड़ा सा ये जो स्टडी होती है ना कैरेक्टरिस्टिक करना, वो वायरस के केस में इतना आर्टिफिशियल इस तरह से क्रिएट करना पॉसिबल नहीं रहता। ओके, इस तरह की बात हो रही थी। इसके अलावा और जैसे भी चीजें में चेंजेस होते रहेंगे, अभी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमें खून में किसी रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। अभी जो ये 5 क्वेश्चन होते हैं उन्हें इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही काफी लंबी वीडियो हो जाती है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो उनके जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। मैं बुक्स वाली स्लाइड उठा लूंगी, देखो मैं तो बुक्स का सारा क्रेडिट ले लिया, उसी की स्लाइड है, मैं बस डिस्कस कर लूंगी। आपका थोड़ा एक्टिव रिविजन हो जाएगा, मेरा भी एक्टिव रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा। बस यही मेन मोटो है, बाकी तो कोई मेरे मोटिव नहीं। बाकी सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है। मैं तो मेरे मुझसे तो हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। बट भाई ये जिस मैटर है कि आप कितना रिटेन या रिट्राइवल कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, वही है हमें। ऐसे कई बार हम लॉजिक भी गलत पुट कर रहे होते हैं। लाइक सपोज करें कि जैसे मैंने ना, मैं सोची थी जीडीपी डिफरेंट, ये तो पता है उसे इन्फ्लेशन का पता चलता है, दैट इज वेरी इजी। लेकिन दिमाग में ऐसे आया क्या, जैसे अब नाम सुनते ना यूपीएससी का, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई ट्रिक ना कर दिया आपको, इतना सिंपल कैसे पूछेगी यूपीएससी। तो इस तरह की चीजें की वजह से भी लॉजिक गलत हो जाते हैं, मेरे तो गलत हो जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट इट ब्रिंग फॉरेन करेंसी दैट इज यूजफुल टू ब्रिज द एक्सटर्नल एड। क्या क्या होता है उससे, क्या फर्क पड़ता है एक्सटर्नल एड का, कि वो फॉरेन करेंसी जो है वो ब्रिंग करके लेकर आता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफिशिएट करने के लिए, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिशिएट को वो करता है, ब्रिज करता है। दैट इज ट्रू, इन्होंने यही करेक्ट बताया। इट केस क्राउडिंग इफेक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द डोमेस्टिक बोरोवर। देखो इन्होंने क्या कहा, ये तो इन्होंने कहा ही है। Okay, when domestic market has a limited amount of funds, if the government desire to borrow a large share of its finance, the fiscal deficit, it tend to raise the demand for funds in the market.
This show the market interest rate for the funds and case problem to the domestic investor who now have to pay high interest rate to avail the same loan. If the same money is borrowed from abroad, the crowding effect does not occur. चलो ये तो है, लेकिन ये क्राउडिंग इफेक्ट तो नहीं हुआ। आई थिंक सपोज करते हो हम क्राउडिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक आदमी है, ओके, वो अपना एक प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता है और उसने उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसने भाई उसने अपना सारा कुछ कर लिया और उसको पता चला कि जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके प्रोजेक्ट की वो कितनी होगी, $5 million पड़ेगी। उसने अज्यूम किया है भाई जो कैप उसने जो अज्यूम किया है कि उसको 3% का इंटरेस्ट रेट होगा उसका लोन पे। मान लो इसका इतने इतने की कॉस्ट है, इतना वो पैसे लेगा और अपना इन्वेस्ट करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और उसको उस मनी पर उसको कितना इंटरेस्ट देना है, 3% का इंटरेस्ट देना है, और उस प्रोजेक्ट से उसको 6 million रिटर्न मिलेंगे। तो जैसे कि अगर उसने 5,000 फाइव ये जो $1 million उसने अगर बोरो भी किए हैं तो 3% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका प्रोजेक्ट स्टेब्लिश होने के बाद वो उसने अज्यूम किया कि उसको $6 million का रिटर्न मिलेगा, तो $1 million का उसको क्या हो गया, ये क्या हो गया, अर्निंग हो गई उसकी, ठीक है। ड्यू टू द सेकी स्टेट ऑफ द, मान लो कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है भाई हम है ना इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, और पर्टिकुलर इन बिजनेस को हेल्प करने के लिए, ठीक है। भाई मान लो इसका प्रोजेक्ट था एक्स, और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम इतने सारे पैसे इस इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस वाई बिजनेस के लिए या इस टी बिजनेस के लिए। तो क्या होगा कि मार्केट में जो मनी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर मतलब अगर मार्केट में ज्यादा मनी हो जाएगी, ज्यादा लोगों के पास पैसे होंगे, ज्यादा खर्च होगा, एक पर्टिकुलर वो क्या कर देता है, वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देता है। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में वो लिमिटेड है, तो उन्हें प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है वो स्पेंड करने के लिए। अब डिमांड तो ज्यादा होगी, पैसा है तो सप्लाई लिमिटेड ही है, तो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी इन्फ्लेशन। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक के रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे। जब ये जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी इसमें वो कर रही है, फ्लो कर रही है अगर अराउंड द इकोनॉमी, तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए। अब जो ये आदमी था जिसने $5 million का प्रोजेक्ट लगाना था, उसका इंटरेस्ट रेट उसको भी बढ़ा के देने पड़ेंगे, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 4% हो गया, यानी कि जो न्यू इतना इंटरेस्ट रेट उसका 4% का अब उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अगर उसको उतना ही लेन चाहिए। तो जो उसका जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है 3.3%, उसका जो प्रॉफिट मॉडल है, जैसे उसने पहले क्या किया था कि उसकी अर्निंग होगी $1 million की, अब उसका प्रॉफिट मॉडल क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। द फार्म नाउ एस्टिमेट दैट इट विल नीड to spend $5.7 million on the project in order to make the same 6 million in return। अब उसकी जो जो स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि महंगाई इंक्रीज हो ही गई है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए हैं, गवर्नमेंट का पैसा फ्लो कर गया है, तो उस जिन सारी चीजों की वजह से उसको अपने प्रोजेक्ट पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वही अमाउंट ऑफ रिटर्न के लिए। तो क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया, प्रॉफिट उसका डिक्रीज कर गया। तो इसके इस हिसाब से वो क्या करेगा कि भाई वो सोचेगा कि छोड़ो मैं जो करना ही नहीं है, मैं अपना कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इसमें एवं ही सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब गवर्नमेंट अननेसेसरली स्पेंडिंग करती है ना, तो प्राइवेट जो कंपनीज है उनका इंटरेस्ट स्पेंडिंग में डिक्रीज कर जाता है। मतलब कई तरह के होता है, जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं, सोशल वेलफेयर इम्पैक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट होते हैं। जैसे सपोज करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट मान लो गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है रोड बनाने में, फिर उनके टोल वगैरह कलेक्ट कर रही है, ये कलेक्ट कर रही है, उसमें एक बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी वो हो जाती है मोनोपोली टाइप इस इन द सेम वे। तो जो प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में वो करना। आप जैसे वैसे ही फ्लो हो रहा है गवर्नमेंट का पैसा इन प्रोजेक्ट पर, गवर्नमेंट वैसे ही स्पेंड कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ऐसे प्रोजेक्ट को तलाश करता है जिसमें वो अपना भाई प्रॉफिट इंश्योर कर सके ज्यादा से ज्यादा। तो देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट हुआ, और सपोज किए सोशल वेलफेयर की बात हम कर लेते हैं, सपोज करिए सोशल वेलफेयर की बात कर लेते हैं। अब आपके पास एक 100 रुपए है, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है, उस पे गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है टैक्स, कितना,
कि भाई मान लो गवर्नमेंट उसमें से ले रही है 30 रुपए टैक्स के। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को अचानक से ध्यान आया कि नहीं नहीं, हेल्थ हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा, हम तो ना हॉस्पिटल बनाएंगे और इक्विपमेंट्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो हम अब टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब सपोज करें ये लोगों की कुल मिला के अर्निंग थी 100, 30 टैक्स दे रहे थे, गवर्नमेंट टैक्स दे दिया, अब कितने दे रहे हैं, 50% का वो अब उसमें से टैक्स दे रहे हैं लोग, उस 50 उनके पास बच रहा है। सपोज करिए जब उनके पास बच रहा था 70 रुपए, तो ये क्या कर रहे थे कि अपना भाई 60 अपने पास रख रहे थे और 10 ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स में भाई उन्होंने कोई अपना एनजीओ ओपन कर दिया या फिर कोई अनाथ आश्रम ओपन कर दिया, इस तरह की चीजें कर रहे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट इनसे 20% का ले लिया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्पेंडिंग बिल्कुल ही डिक्रीज कर दी इन्होंने। मतलब इनकी ये अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर तो सोशल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाकर उनको क्या कर दिया, इस वो उनको छोड़ा ही नहीं ऐसा कि वो स्पेंडिंग वो करे सोशल वेलफेयर पे। गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर पे जैसे उन्होंने अपना टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के सोशल, मान लो अगर हम यही एग्जाम्पल में ये कह देते कि वो बाकी 40 अपने पास रखते थे, 30% स्पेंड करते थे, जैसे ही गवर्नमेंट ने 20 का टैक्स इंक्रीज किया, उन्होंने क्या किया, उनको ये सारी इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, अब वो जो एक्स्ट्रा 10% वो कर रहे थे अब वो भी नहीं कर रहे, तो इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अननेसेसरी स्पेंडिंग इंक्रीज करती थी, कुछ ज्यादा इंक्रीज करती है स्पेंडिंग, तो उससे क्या है, सोशल फिर ये भी इम्पैक्ट हो गया, इकोनॉमी भी ऐसे इम्पैक्ट होती है कि जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है ज्यादा पैसा, भाई अब ये करेंगे, हम वो करेंगे, दिस करेंगे, वो दैट करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है कि लोन्स महंगे हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है स्पेंडिंग से। ये इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं कि वो क्राउड वहां से रिमूव भी हो जाता है कि हम इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे इस तरह से। और क्राउडिंग इन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट मान लो जैसे डिमांड है स्पेंड करने की, उससे कम स्पेंड करती है, तो प्राइवेट सेक्टर वहां पे स्पेंड करता है, जहाँ पे जो गैप रह जाता है, तो उसको क्राउडिंग इन बोलते हैं। तो दिस इज लिटिल, अगर आपको थोड़ा समझ आया हो तो जस्ट डू बाय इट योरसेल्फ। ओके, which of the following are non tariff measures? कर रहे हैं नॉन टैरिफ मेजर्स की। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2017 की बात है। नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, किंग जोन उन उसके लीडर हैं। इस कंट्रीज पर सैंक्शन लगा दिए गए। सैंक्शन क्या है, सैंक्शन है एक नॉन टैरिफ मेजर। देखो, सैंक्शन लगा दिए गए कि उसको कोई भी गैसोलीन से उसको कनेक्शन टूट जाए, ऑयल से, डीजल से एंड अदर रिफाइंड प्रोडक्ट से ये सब उसके पास ना जाए, इन सब के अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिए गए। इसके अलावा और किस चीज़ों के सैंक्शन लगाए गए थे कि भाई किसी भी तरह की कोई भी जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, इंडस्ट्रियल मेटल हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों का भी इस नेशन को क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट को वो कर दिया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। इसी तरह से ईरान पे भी कुछ सैंक्शन लगे हुए हैं। इन पे क्यों लगे हुए, ताकि अपनी जो मिलिट्री इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या जो मिसाइल्स इनके जो प्रोग्राम है मिलिट्री, ये सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए। तो सपोज करो जब कोई भी कंपनी जैसे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए किसी भी तरह के मेजर इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको वो टैरिफ के थ्रू करती है, यानी कि टैरिफ लगा दिया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमने इतना टैरिफ लगा दिया। ओके, तो कोई जब मतलब मेन जो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, टैरिफ के। लेकिन जब पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की बात होती है ना, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के, भाई इस नेशन के अगेंस्ट ये पॉलिसी रहेगी, इस नेशन के अगेंस्ट ये पॉलिसी रहेगी, तो उसमें हम क्या बात करते हैं, नॉन टैरिफ मेजर उसमें काम आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा नॉन टैरिफ मेजर के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, हम इनके प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। सपोज करो प्रोस क्या है इनके एंड कॉन्स क्या है, या फिर इनके बारे में पहले पढ़ लें। चलो पहले हम इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। देखो, एक होते हैं टैरिफ की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस पर लगा दिया हमने 100 रुपए, आपको 100 रुपए देने ही है। एक होती है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो हो गया लाइसेंस। क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे लाइसेंस की बात करें, कोई भी चीज़ है ना अलाउड नहीं है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या फिर इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसे आपको क्या करना है, आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने उस चीज़ के रिगार्डिंग लाइसेंस लिया, अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप उसमें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एक होता है कोटा। ये गवर्नमेंट कोटा डिसाइड कर देती है कि आप ये पर्टिकुलर कंट्री है, ये हमारी कंट्री है इंडिया,
और ये आप दूसरी कोई भी कंट्री लगा लो, चाइना ही लगा लो, कि आप ये जो इक्विपमेंट है इनका कोटा है कि आप इतनी सप्लाई तो आप कर देंगे, इसके आगे सप्लाई करने का आपके पास कोटा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रही है सरकार, इसके और भी सारे रीजन हो सकते हैं। जब हम प्रोस पढ़ेंगे या कॉन्स पढ़ेंगे उन सब में इसको देखेंगे। तो कोटा की बात हो गई। इसके अलावा एम कोटा हो गया, लेट मी सपोज एम बार एम्बार्गोज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, वेन एक कंट्री या फिर सेवरल कंट्रीज ऑफिशियली बैन कर देती हैं किसी जो स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड किसी दूसरी कंपनी के साथ, चाहे एक कंपनी या एक साथ कई कंपनी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड दूसरी किस कंपनी के साथ बिल्कुल दूसरी कंट्री के साथ बिल्कुल बैन कर देती हैं, उसको इसको क्या बोलते हैं, इसको एम्bargo के अंदर आता है बेसिकली। ये सब पॉलिसी से रिगार्डिंग है, ट्रांसपेरेंट नहीं होते ज़्यादा। जैसे टैरिफ ट्रांसपेरेंट वो एक मेजर है। इसके अलावा सैंक्शन तो हमने देख लिया कि भाई दूसरी कंट्री पे सैंक्शन इम्पोज कर देना उनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ को लिमिट करने के लिए। ठीक है, ओके ये तो ओके। इसके हम प्रोस एंड कॉन्स और देख लेते हैं एक बार। देखो प्रोस क्या है कि इससे ना आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज करें कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी में आए। सपोज करो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के ये जो मिल्क प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे वो जो अभी चाइना ने उनके साथ 15 देशों का जो ग्रुप है उसमें इंडिया ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था कि जो इन कंट्री के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर वो सारे प्रोडक्ट इंडिया में आ जाएंगे तो जो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री है या फार्मर इंडस्ट्री है वे इम्पैक्ट होंगे। तो कुछ कई बार हम नॉन टैरिफ मेजर इंट्रोड्यूस करते हैं इन सारी चीज़ें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक नॉन टैरिफ मेजर का क्या है, प्रोस है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी को अगर हम भाई हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर इस कंट्री से ये प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या किसी और तरह की, जैसे कई बार चीज़ें इतने लंबे दूर से आती है तो कोई सड़ गल जाए, तो अगर हमें पता ही है कि इस कंट्री से इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम अपने उसको सेव करने के लिए कि भाई क्वालिटी एंड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं कि भाई आपके किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो आपसे ट्रेड में काफ़ी अर्निंग कर रहा है लेकिन स्टिल आपको ही उसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह के मेजर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और कई बार कुछ कंट्री ना ऐसे डंपिंग कर देती है अपने सब्सटेंस की, बहुत ही मतलब इतनी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अपने लोगों को कि वो जो माल प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सस्ता प्रोड्यूस करते हैं, और इस सारे माल की वो क्या करेंगे, डंपिंग कर देंगे क्योंकि इतना सस्ता अवेलेबल है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उससे इम्पैक्ट हो सकती है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए नुकसान क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या है इसके, कि भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टोर्ट करता है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड का जो भाई फ्रीली ट्रेड का जो है कंसेप्ट, उसको डिस्टोर्ट करता है। कंज्यूमर चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई एक आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, आप डोमेस्टिक वाले प्रोडक्ट खरीदें। अगर वो टैरिफ ना होंगे, नॉन टैरिफ में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी। इसके अलावा जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, और हो सकता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में काफ़ी अच्छा आउटपुट ना दे। तो ये हो गया। तो फोटो सैनिटरी रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। टेक्निकल बैरियर टू द ट्रेड, ये क्या नॉन टैरिफ में आ सकते हैं। इंपोर्टिंग लाइसेंस प्रोसीजर, ये तो है ही ऑफ कोर्स। टेक्निकल बैरियर, देखो अब यहाँ पे एक बार इन्होंने क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। नॉन टैरिफ मेजर आर डिफाइंड एज ए पॉलिसी मेजर, देखा वो रेवेन्यू मेजर से या पॉलिसी मेजर होते हैं बेसिकली, अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ दैट कैन पोटेंशियली हैव ए इकोनॉमिक इफेक्ट, उसके इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं, रेवेन्यू मेजर्स है ना। इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड गुड्स, changing quantity trades and price and both. As a result, the non-tariff measure है cover a broad range of policies including traditional trade policy instruments such as quota and price control. However, they also comprise technical regulatory measures that pursue important non-trade objectives that relate to health and environment protection, such as sanitary and sanitary measure, technical barrier to trade. So ये हमने जनरल एक ओवरव्यू ले लिया इसका। सी ऑल थ्री आर द करेक्ट। हमने नॉन टैरिफ मेजर के बारे में बात कर ली। Number 5. Patent Amendment Act 2005 introduced a provision relating to exclusive market right. सबसे पहले statement 1 is incorrect. पहली बात, TRIPS agreement set out the minimum standard of the intellectual property protection to provide by each member. That is true है. Preventing known substance from being patent as an invention unless it, हाँ देखो यहाँ से ही पढ़ लेते हैं हम. Let's share a story with you people. एक चीज होती है टीबी। पहली बात तो ये, टीबी एक डिजीज है जो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है,
बैक्टीरिया से। पहली बात, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? Anyone that can tell the name of the bacteria? ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और एक होती है MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। जब किसी को टीबी हो जाए, उस टीबी का जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरह से म्यूटेट कर जाए कि जितनी भी ड्रग वो पर्टिकुलर पर्सन ले रहा है उसका वो सारे ड्रग्स उस पर काम करना बंद कर दिया। उन ड्रग्स की वजह से कोई हेल्थ बेनिफिट होना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया इस पर्सन को। तो जब बहुत सारे ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाए कि कोई भी ड्रग जो है, दवाई है, उस पर्सन पे काम नहीं कर रही, उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं कर रही, तो इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। यानी कि एक पर्टिकुलर टीबी का बैक्टीरिया जो किसी भी दवाई से इफेक्ट हो ही नहीं रहा, राइट। तो हुआ ये, लगभग अगर हम बात करें, लगभग 55,000 लोग ऐसे हैं भारत में फिलहाल जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। तो एक दवाई है जो काफी, मतलब जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी किसी को हो जाए तो वो दवाई जेन्युइनली प्रेफर की जाती है। इस दवाई का नाम क्या है? बेदाक्विलीन। ये है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। ये ड्रग जो है कौन सी कंपनी बनाती है? ये कंपनी बनाती है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है भाई, जॉनसन जॉनसन इसको बनाती है। और ये जो बेदाक्विलीन जो दवा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है अराउंड $400। और ये क्या है? फॉर 6 मंथ ट्रीटमेंट रेजिमेंट, 6 महीने की ट्रीटमेंट के लिए इसका ये है। क्या ये कम कीमत है? मैं सोचती हूँ कि इसको अफोर्ड कौन कर सकता है इतने बड़े हाई प्राइस को। 55,000 लोग ऐसे हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से इफेक्टेड है। और अगर आई मीन मोस्टली जो पीपल होते हैं वो पुअर पीपल ही रहते हैं इन सारी चीज़ों, क्योंकि उन्हीं का जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है कुछ इस तरह के बैक्टीरिया से। बड़े लोग होंगे तो फिर भी चलो एक्सपेक्ट, 55,000 में लोग में हम सारे 55,000 सारे रिच क्लास थोड़ी मार सकते हैं। उसमें जो मैक्सिमम क्लास क्या होगी? मिडिल क्लास ही होगी, वो भी लोअर मिडिल क्लास ही होगी उसमें। तो क्या कोई इतनी महंगी ड्रग को क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा? तो इसलिए पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि ये इतना बड़ा प्राइस है, लेकिन अगर सरकार ने जो, ये क्यों है? क्योंकि इसको पेटेंट मिला हुआ है इस कंपनी को। तो हम कहेंगे कि भाई फिर अगर पेटेंट है, पेटेंट को इसको ना दूसरी कंपनियां बना नहीं सकती। लेकिन अगर पेटेंट हट जाए तो क्या होगा? जो आम जो दूसरी कंपनियां, नॉर्मल कंपनियां, वो भी ये जो ड्रग है उसको इसको बना पाएंगी, बेच पाएंगी। और ये जो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। जैसे हम जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं तो जेनरिक मेडिसिन का हब है इंडिया, दवाइयाँ बहुत ही सस्ती मिलती हैं। अगर इस तरह की ये भी अगर उसी नॉर्मल बनाने लग जाएंगी कंपनियां तो इसका भी प्राइस बहुत ही लो हो जाएगा। तो फिर अब आप कहेंगे तो फिर ऐसा क्या हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आती कि वो उसको पेटेंट को ये वो हटा दें ऐसा कुछ? लेकिन पेटेंट को तो हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई अपनी पूंजी लगाकर, अपना वक्त लगाकर, अपनी लाइफ लगाकर कुछ एक ऐसा इन्वेंशन करता है तो उसी को तो पेटेंट मिलता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि जॉनसन जॉनसन को कह दिया था कि वो इनका पेटेंट आगे इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पेटेंट आगे तभी तो इंक्रीज किया जाए कि भाई आपने कोई इन्वेंशन की हो, कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया हो इस मेडिसिन में, कुछ ऐसा किया हो जो लगेगी इन्वेंशन है, तभी तो पेटेंट आगे इंक्रीज किया जाएगा। इसलिए उन्होंने उसकी जो एप्लीकेशन थी पेटेंट को आगे वो करने की, उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये आगे क्या होगा कि जो दवाई है वो क्या मिलेगी? बहुत सस्ती मिलेगी। और लगभग हम अपने जो ये जितने सारे लोग हैं टीबी से इम्पैक्ट, ये तो वो लोग हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से इम्पैक्टेड है, तो उनका इलाज को क्या, उन्हें सस्ती कीमतों पे दवाई अवेलेबल हो पाएगी। बेसिकली जब कंपनियां कुछ ऐसे ट्विस्टेड मेथड यूज करती हैं अपने पेटेंट को एक्सटेंड करने के लिए ताकि वो बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ बेच सके, क्योंकि उन्हीं के पास राइट है ना उनको बनाने के, तो क्या होता है इसी को एवरग्रीन बोलते हैं। मतलब कोई जेन्युइन रीजन के बिना ही वो सोचते हैं कि उसको इंक्रीज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट बोलते हैं।
तो ये थोड़ी स्टोरी थी, हम स्टोरीज को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि जो पेटेंट एक्ट जो इनोवेशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो ओके इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 को रिप्लेस कर दिया। ये देख लो, आज़ादी से पहले का एक्ट है ये, पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911। फिर एक पेटेंट एक्ट आया 1970 जिसने इसको रिप्लेस किया था। इस एक्ट को अमेंड किया गया बाय द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 वेयर इन प्रोडक्ट पेटेंट वॉज एक्सटेंडेड टू ओल्ड फील्ड कि जो प्रोडक्ट का पेटेंट है वो हर फील्ड को एक्सटेंड कर दिया गया इस टाइम पे। 2005 में टेक्नोलॉजी को भी, फूड को भी, ड्रग को भी, केमिकल्स को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी। आफ्टर द अमेंडमेंट द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट हैव बीन रिपेल। ये जो प्रोविजन था इसमें इस एक्ट को रिपेल किया गया था। एंड प्रोविजन फॉर enabling grant for compulsory license has been introduced. The provision relating to pre-grant and post-grant opposition have also been introduced. Okay. इसके अलावा आर्टिकल 3D of the Indian Patent Act prevent the mere discovery of any new property or new use for known substance from being patented as an invention unless it enhances the efficacy of the substance repetitively. This prevent what is known as the evergreening of patent. Okay. तो अगर मतलब अगर ऐसा नहीं कोई सब्सटेंस पहले से है और आप उसको कोई एक अलग सा यूज करके कहें देखो हमने तो पेटेंट द्वारा हमने इस यूज किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपने अनटिल एंड अनलेस आपने उसको कुछ सब्सटेंस की जो इफिकेसी को इन्हांस ना किया हो तभी पेटेंट मिलेगा। ये आर्टिकल 3 ऑफ इसमें क्या गया है इंडियन पेटेंट एक्ट में। इन रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द मेन एरिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्ड बाय द ट्रिप्स agreement, the agreement set out the minimum standard of protection to provided by each member. इसके अलावा जैसे हम एक चीज और देखते हैं, इसमें देख तो लिया कि भाई पेटेंट, बेसिकली पेटेंट का मतलब होता है कि किसी का क्रिएशन है, इन्वेंशन है, उसको बस वही पर्सन यूज कर पाए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग, इस तरह की सारी एक्टिविटी बैन हो जाए। अगर और कोई पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ओनली द पर्सन हु हैव इन्वेंटेड एंड क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर थिंग, उस वो पेटेंट है बेसिकली। इससे 1970 की हम बात करें ना, उस वक्त तक जैसे मेडिसिन हो गया, एग्री केमिकल जो प्रोडक्ट है उस पर पेटेंट नहीं ले सकते थे, लेकिन उसके बाद 2005 के जो अमेंडमेंट है उसमें फार्मास्यूटिकल के लिए पेटेंट भी अलाउड है। ये जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ये ट्राइप एग्रीमेंट है ना, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके मतलब इसके थोड़े इसके साथ अलाइन करती हूँ क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो भी है, मेंबर भी है इंडिया, तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये इसके थोड़ा सा, ताकि इसके सिमिलर चीज़ें बनाई जा सके या इनके कॉम्प्लाई किया जा सके उन सारी चीज़ों के साथ। इसके अलावा काफ़ी सारी जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन ट्रीटी है वो भी इससे रिलेट करती है, बर्ने कन्वेंशन है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेट करती है, इसके पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो भी, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी वो भी एक इंटरनेशनल पेटेंट की है, लॉ ट्रीटी है। तो जैसे हमने ये देख करते हैं कि हमें क्या-क्या देखा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमने देखा। पहले हमारे पास 1970 वाला था, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम बने 1995 में मेंबर, और उसमें जैसे ट्राइप्स एग्रीमेंट भी है कि ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके साथ कंप्लाई करने के लिए अमेंडमेंट की गई थी, और 2005 एक्ट आया था जिसमें 20 साल के लिए पेटेंट अलाउड कर दिया गया, फार्मास्यूटिकल के लिए पेटेंट अलाउड किया गया। इसमें ये भी बात की गई जैसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उसके पास जैसे कि ये जो ये सप्लाई फार्मास्यूटिकल सप्लाई की बात की गई है, ये इसमें एक कुछ बातें की गई है। इसके अलावा जैसे ये जैसे नहीं ये जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों में ये अलाउड नहीं है, पेटेंट अलाउड नहीं है। और इसमें क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर इन्वेंशन होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ ट्विस्टेड, यानी कि एवरग्रीन को रोकने के लिए ये जो है आर्टिकल 3D है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2005 में, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ट्राइस एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। इसके अलावा हम बात करते हैं टीबी पे, जैसे माइक्रो बैक्टीरियम जो है बैक्टीरिया, उससे होती है टीबी, मल्टी रेजिस्टेंस होती है, 55,000 लोग हैं। और इसमें जो हम ड्रग की बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन की कौन सी ड्रग की बात कर रहे थे, तो बेसिकली हम उसमें वो क्या कर रहे थे, उसमें हम उस पेटेंट से रिलेटेड ही बात कर रहे थे कि उसका पेटेंट कैंसिल कर दिया गया था आगे के लिए, क्योंकि उसमें
मतलब ऐसे कुछ ऐसे उन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं की थी, हमने इसका भी एग्जांपल लिया था। इससे क्या होता है कि फिर बाद में चीज़ें ना सस्ती हो जाती हैं, अगर पेटेंट उनके खत्म हो जाए। एक पेटेंट कंपनी करके मोनोपोली क्रिएट कर लेती है और एक हाई प्राइस पे उनको काफ़ी सारी रेवेन्यू वो करती है अपना। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे कि क्राउड आउट की बात कर रहे थे, क्राउड इन की बात कर रहे थे, क्राउड आउट एंड क्राउड इन देख रहे थे, जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करती है बहुत सारी चीज़ों में, तो चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम हो, इकोनॉमिक स्कीम्स हो, उसमें क्या होता है कि फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज हो जाती है, तो इसको क्राउड आउट बोलते हैं। फिर डिमांड से कम स्पेंड करती है गवर्नमेंट, तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर जाती है, उसको क्राउड इन बोलते हैं। इसके अलावा और क्या देखा था हमने? इसके अलावा हम करंट अकाउंट देखा था, कैपिटल अकाउंट देखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा था कि करंट अकाउंट की जब बात करते हैं तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, जैसे रेमिटेंस हो गए, ग्रांट्स हो गए, जो पैसा आता है बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर के, उसको रेमिटेंस या ग्रांट्स भी बोल सकते हैं। सर्विसेज में जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज है, बैंक की सर्विसेज है, शिपिंग सर्विसेज है, ट्रेड में भाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी है। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग की बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सारी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा थी। इसके अलावा और कुछ हमने देखा था? ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमने देख लिया, और तो शायद हमने कुछ नहीं देखा। जैसे इसके हाँ, ये अभी जैसे हमने बात ही की है, इसके कैपिटल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, ये हमने देख लिया। और हमें याद करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ ऐसा था इससे जिससे रिलेटेड ये क्राउड आउटिंग तो हमने पढ़ा है, पेटेंट वाला भी पढ़ा है रिलेटेड। इसके अलावा और कुछ हमने पढ़ा हो? हम एग्जाम्पल तो देख रहे थे, एग्जाम्पल देखे भी हैं हमने। हाँ, हमने पढ़ा था वो लाइसेंस वाला, कोटाज वाला, सेंक्शन वाला, जो नॉन टैरिफ बैरियर के रिलेटेड जो हमने पढ़ा था, नॉन टैरिफ बैरियर से, तो वो हमने देख लिया था एक तरह से। इसके अलावा वो क्या था, स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था? बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होगा आई थिंक, और तो किस चीज से रिलेटेड होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज सारे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, so that's all for today. Thank you for